हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सामाजिक समूह सोशल ग्रुप क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी से रिलेटेड है। तो सामाजिक समूह मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वह मनुष्यों के समूह में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है। चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और वो दूसरों के ऊपर निर्भर होकर ही अपना जीवन यापन कर पाता है, इसीलिए वो समूह बनाकर रहता है। तो सामाजिक समूह के अर्थ में की बात बताएं, अगर सामान्य अर्थ में इसकी बात करें तो सामाजिक समूह से मतलब होता है कि लोगों की भीड़, अर्थात जैसे आपने देखा होगा कि बस स्टेशन पर भीड़ है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, हवाई अड्डे पर होती है, या कहीं जलसा या मेला है वहाँ पर भीड़ होती है। तो इसको हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते, क्योंकि सामाजिक समूह के अंतर्गत, समाजशास्त्र में सामाजिक समूह के अंतर्गत वो ही आता है जिसमें क्या होता, आपस में अंतरक्रिया हो। जब मनुष्यों के ग्रुप में अंतरक्रिया हो या कम्युनिकेशन हो, मतलब आचार विचार हो, आपस में संबंध हो, तभी वो जो है सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी भीड़ को या किसी भी संग्रह को, समुच्चय को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह के अंतर्गत वही लोग आते हैं जिसमें क्या होता है, जो समूह बनाकर अपने आपस में संबंध स्थापित करते हैं तथा आपस में आचार विचार होता है, उनके कम्युनिकेशन होता है, आपस में इंटरेक्शन भी होता है। तो इसलिए सामाजिक समूह के अंतर्गत केवल वही लोग आते हैं जिनके आपस में संबंध होते हैं। इसके बाद सामाजिक समूह की परिभाषाओं की बात करें तो सामाजिक समूह में मैकाइवर और पेज के अनुसार इन्होंने कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात जो समूह होता है, सामाजिक समूह के अंतर्गत वही लोग आते हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, जिनका आपस में संबंध होता है, और जो आश्रित जो होते हैं अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए आपस में संबंध स्थापित करते हैं, वही सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक समूह का अर्थ हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा सकते हैं जिनके ध्यान के कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें सामान्य वफादारी पाई जाती है और जो समान क्रियाओं में भाग लेते हैं। अर्थात बोगार्ट्स ने कहा है कि परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक समूह जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कोई भी संग्रह या समूह, जिसके ध्यान में कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं, अर्थात व्यक्ति ऐसे ही एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करता है, चूंकि बिना आश्रित हुए वो इस जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उसका लक्ष्य होता है, इसीलिए वो सामाजिक समूह में रहता है। जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, अर्थात जो सामाजिक समूह होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, जिनमें सामान्य वफादारी पाई जाती है। अर्थात जब व्यक्ति समूह में रहेगा तो उनके निकटता के संबंध होंगे और दोनों एक दूसरे की सुख, समूह जो होता है चूंकि दुख सुख में भागीदार होता है, इसीलिए लोग समूह में रहना पसंद करते हैं और जो समान क्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात जो भी इंटरेक्शन होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, तो उनमें वो भाग भी लेते हैं, तो समूह के अंतर्गत यही लोग आते हैं। इस प्रकार से इसके बाद में सामाजिक समूहों की सामान्य विशेषताएं, तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं, सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है समूह व्यक्तियों का संग्रह है, अर्थात समूह में लोग जो हैं ग्रुप बनाकर रहते हैं, उनका अपना एक ग्रुप होता है जिसमें वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और
व्यक्ति की या तो यूँ कहें कि मनुष्य का स्वभाव होता है वो समूह में बनाकर अपना जीवन यापन करना, या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति समूह में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को व्यक्तिगत तरीके से स्वयं पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ये विशेषता होती है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है। नेक्स्ट है समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है, अर्थात समूह ये कहा है फीचर ने कि समूह की। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सामाजिक समूह सोशल ग्रुप क्या होता है इसके विषय में समझाने जा रही हूँ। तो ये बीए पार्ट 1 सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सामाजिक समूह क्या होता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण वो उसकी आदत होती है कि वो समूह में रहकर अपना जीवन यापन करे, या फिर दूसरा रीजन ये होता है समूह में रहने का कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए वो समूह बनाकर रहता है। चूँकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है, उसको दूसरे के ऊपर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है, इसलिए वो समूह में रहना पसंद करता है। अब रही समूह जो है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर हमने देखा है कि लोग मानते हैं कि कहीं पर भी भीड़ एकत्रित हो जाए, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे हवाई अड्डा है, या बस स्टॉप है, या कहीं मेला है, तो इस तरीके से जैसे बाजार में है तो कई जगह पर भीड़ का संग्रह हो जाता है, भीड़ एकत्रित हो जाती है या समुच्चय बन जाता है भीड़ का, तो उसको हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह के अंतर्गत वो ही समूह आते हैं जिसके अंतर्गत क्या हो, अंतरक्रिया हो, या जिसमें एक कम्युनिकेशन हो, या विचार के आदान प्रदान हो, या आपस में क्या हो, संबंध हो, तभी हम उसको सामाजिक समूह की श्रेणी में मान सकते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट में गए और आपका पॉकेट किसी ने मार दिया, तो उसके बाद जब लोग वहाँ पर जो उपस्थित है उस समय, और वो लोग उस पॉकेट मार को पकड़ने के लिए जब सक्रिय हो जाएं, तो इसका क्या होगा, इसमें से समूह का निर्माण हो गया, अर्थात वहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, जो अंतरक्रिया हुई लोगों के अंदर उसको पकड़ने की, तो वो तो समूह के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर कहें कि कहीं आप गए स्टेशन पर और वहाँ से आप चले गए, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, मात्र केवल भीड़ एकत्रित है, तो उसको हम समूह नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत वो ही समूह आते हैं जिसमें क्या हो, अंतरक्रिया हो, इंटरेक्शन हो, या कम्युनिकेशन हो, या आपस में पारस्परिक संबंध हो, तो वो ही सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक समूह के विषय में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सामाजिक समूह के प्रत्यक्ष संबंध भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष संबंध भी हो सकते हैं। लोगों में अंतरक्रिया का होना आवश्यक है, लोगों के अंदर संबंध का होना आवश्यक है, अर्थात संगठन और समूह, ऐसे संगठन और समूह वो ही सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं जिसमें अंतरक्रिया हो, जिसमें आपसी संबंध हो सकता है कि शारीरिक संबंधों की निकटता हो, जैसे कि हम लोग जब कभी भीड़ भाड़ के स्थान पर जाते हैं तो शारीरिक संबंध की निकटता तो हो जाती है, लेकिन जब कम्युनिकेशन नहीं होता, अंतरक्रिया उनसे नहीं होती है, तो वो सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो ये रहा सामाजिक समूह का अर्थ। इसके बाद सामाजिक समूह की परिभाषाओं में आपने देखा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात जब तक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई भी सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होता है तो वो समूह की श्रेणी में नहीं आ सकता। अर्थात
समूह, सामाजिक समूह के अंतर्गत वही आते हैं जिसमें सामाजिक संबंध स्थापित हो। इसके बाद बोगार्ट्स के अनुसार परिभाषा दी गई है। एक सामाजिक समूह का अर्थ हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा सकते हैं जिनके ध्यान के कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें सामान्य वफादारी पाई जाती है और जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। अर्थात समूह के अंतर्गत बोगार्ट्स जी का मानना है कि समूह के अंतर्गत व्यक्तियों का संग्रह तो है, लेकिन इनमें के कुछ सामान्य लक्ष्य हैं। अर्थात स्वहित की पूर्ति के लिए जब समूह में लोग एक संगठन अपना बना लेते हैं, समूह में एकत्रित हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वो 2 लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में भागीदार होते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, और जो सामान्य क्रियाओं में भी एक दूसरे के साथ सम्मिलित रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उन्हीं को सामाजिक समूह की श्रेणी में लिया जाता है। तो ये रही परिभाषाएं। इसके बाद आपका आता है कि सामाजिक समूहों की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली है विशेषता, समूह व्यक्तियों का संग्रह है। तो इसमें क्या है कि समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है, समुच्चय होता है या संग्रह होता है, जिसमें आपसी संबंध होते हैं तथा जो आपस में अंतर क्रियाएं भी करते हैं, दोनों के आपस में निकट संबंध होते हैं। ऐसे समूहों के अंतर्गत लोगों के आपस में निकट संबंध होते हैं और जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है स्वयं न करते हुए, स्वयं कर पाने में अक्षम होने पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके समूह बनाकर रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है। इसके बाद जो सेकेंड विशेषता आती है, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। जैसा कि फीचर का मानना है कि समूह की, जो प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है, ऐसा किसने कहा है, फीचर ने। मतलब कि जैसे समूह जो हुए, आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय, इनके आधार पर क्या होता है, इनके आधार पर लोग जो है समाज में स्तरीकरण होता है, ऊंचे नीचे वर्ग बनते हैं, ऊंचे नीचे वर्ग बनते हैं। तो ये सामाजिक समूह की अपनी सामाजिक संरचना स्वयं की होती है, जैसे कि आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार या व्यवसाय के अनुसार। तो ये समूह की अपनी सामाजिक संरचना भी होती है, ये भी एक विशेषता है। इसके बाद समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। तीसरी विशेषता है कि समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। जैसे कि आपका विद्यालय है, विद्यालय परिसर में जो होते हैं प्रधानाचार्य होते हैं, उनका अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है ना, जो वो अपने स्तर से अपना कार्य संभालते हैं। इसके बाद टीचर्स होते हैं, उनका शिक्षण का कार्य होता है। इसके बाद क्लर्क के पद पे होते हैं, उनका क्लर्कियल वर्क का मतलब जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो कार्य करते हैं। तो इस तरीके से समूह के अंदर भी कार्यों का विभाजन उसके अकॉर्डिंग होता है, जो जैसे कार्य के लायक होता है वो उसी प्रकार का कार्य उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से समूह में कार्यात्मक विभाजन भी होता है। नेक्स्ट है, समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। अब आपको बताया मैंने कि चूंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, वो अक्षम है, सक्षम नहीं है कि स्वयं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो इसीलिए समूह में रहना पसंद करता है। और समूह में रहेगा तो जो उसके अंदर स्वार्थ की भावना है, अपनी स्वार्थ की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी उसका स्वार्थ है, इसलिए वो समूह में रहकर जो है अपना जीवन यापन करना चाहता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। नेक्स्ट विशेषता ये है कि समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है। आपने देखा होगा कि जो परिवार संस्था होती है उसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, उसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, लेकिन अन्य सभी जो समूह होते हैं जो उनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, अर्थात हम उस समूह में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम उस ग्रुप में रहते हैं, अदरवाइज हम ना चाहें तो हमको कोई उस ग्रुप में सम्मिलित नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा गया है
कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसकी सदस्यता, समूह की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, उसका सदस्य बनकर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद है समूह की अपनी सत्ता होती है। अगली विशेषता है कि समूह में भी कुछ जो मानक होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको मानकर ही चलना पड़ता है। वहाँ पर व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता है। समूह में जैसा डिक्लेयर होगा, सामूहिक तौर पर जो भी निर्णय होगा उसके नियमों के अनुसार ही कार्य, उसके जो है नियमावली है उसके अनुसार ही कार्य का संचालन होता है। अर्थात समूह में की अपनी अलग सत्ता होती है। व्यक्ति अपनी रुचि को, अपनी इच्छा को किसी के ऊपर जाहिर नहीं कर सकता। समूह के अनुसार ही उसकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता है, सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो समाज के मानदंड होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, समाज के जो रेगुलेशंस होते हैं, अर्थात उनको यदि आप पालन करेंगे तो आपको समाज स्वीकार करेगी। अदरवाइज उनका आप पालन नहीं करेंगे तो समाज आपका बहिष्कृत कर देगी, तो आपको आपका जीवन इस समाज में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया, इसी प्रकार से समूह की भी बात करें तो सामाजिक मानदंड जो है, जो होते हैं, जो समूह के जो मानदंड हैं, उनको मानकर ही समूह के आप मेंबरशिप ले सकते हैं, रह सकते हैं। अदरवाइज आपको उस समूह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो उसके रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको समूह में चलना पड़ता है। आपके अपने रूल्स वहाँ पर कार्य नहीं करते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूल आपके काम नहीं करेंगे। इसके बाद अगली विशेषता है, समूह का एक मूर्त संगठन होता है। अर्थात आप जानते हैं कि समूह चूंकि व्यक्तियों का संगठन है, और जहाँ पर व्यक्तियों का संगठन है, जो समूह कोई एकत्रित होगा, संगठन होगा, समुदाय होगा, तो वो आप मूर्त रूप से होगा। चूंकि व्यक्ति है तो आपको दिखेंगे। लेकिन संस्था क्या होती है? संस्था अमूर्त होती है, उसमें कार्य प्रणालियाँ होती हैं, है ना। तो उसमें संस्था जो हमको दिखती नहीं है, संस्था हमको अमूर्त बोली जाती है। जैसे समाज अमूर्त है, चूंकि समाज में सामाजिक संबंधों का जो आंकलन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए समाज अमूर्त है और आपकी संस्था अमूर्त है। लेकिन जो समूह होता है इसका मूर्त संगठन है, व्यक्तियों का संगठन है, उनका अपना खुद का समूह होता है, तो इसलिए वो व्यक्ति को दिखता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सामाजिक समूह के अंतर्गत वो ही समूह आते हैं जिनमें क्या होता है, अंतर क्रिया होती है, अर्थात इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, आपस में संबंध होते हैं। संबंध चाहे प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में हो। लोगों की अपनी जो मानक और रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं समुदाय के, उनका अनुसरण करके ही सामाजिक समूह में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको सामाजिक समूह क्या होता है, परिभाषाएं और इसकी सामान्य जो विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं इससे आगे रिलेटेड अगले चैप्टर में आपको, इसी चैप्टर में आगे भी और आपको बताना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। थैंक यू।